तलबा सरापा एहतजाज हैं। ऑनलाइन इम्तहानात के लिए लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा का एहतजाज इस वक्त जारी है। तसादुम में 5 तलबा और 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए हैं। अब क्या सूरत हाल है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे रियाज अहमद, इस्लामाबाद से फराह रबानी होंगी, लेकिन सबसे पहले लाहौर की जानिब रुख करेंगे और रियाज अहमद से बात करते हैं। रियाज, इससे कबल तो एहतजाज खासा शदीद था, अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी, एहतजाज अभी भी जारी है। तालिब इल्म जो है वो अब सी बिल्डिंग जो गेट है, सी बिल्डिंग के गेट के बिल्कुल सामने जमा है, वहाँ पर अभी भी पथराव कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को वहाँ कवर नहीं करने दिया जा रहा। जब मीडिया का कोई टीम वहाँ पर जाती है तो उस पर भी पथराव किया जाता है, जिसकी वजह से मीडिया अब थोड़ा सा पीछे आ गया है। पथराव वो वक्फे से कर रहे हैं, अभी भी सी बिल्डिंग के गेट के बिल्कुल सामने हैं। तकरीबन 200 से 250 के करीब जो लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और दीगर जो अमला है, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर कैद है। बाहर तालिब इल्म बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी पर जो है वो इस तरह अटैक हुआ, जिसमें कुछ तालिब इल्म भी ज़ख्मी हुए और सिक्योरिटी गार्ड्स भी ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मेरे साथ एक प्रोफेसर थे, यहाँ पर खड़े हुए थे, जो फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उनका ये कहना था कि अब जो तालिब इल्म है वो यूसीपी के नहीं, यानी कि इस निजी यूनिवर्सिटी के नहीं है, वो बाहर से हैं, उनका ये दावा था। लेकिन अभी कुछ देर पहले वो बात कर रहे थे और बात करते करते वो यहाँ से चले गए। मैंने पूछा कि कौन तालिब इल्म है ये जो बाहर जो एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है ये हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं है, ये किसी और यूनिवर्सिटी के हैं और बाहर से आए हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि चूँकि इम्तहान ऑनलाइन क्लासेस इस वजह से हो रही थी क्योंकि कोरोना वायरस था, उस वजह से ऑनलाइन क्लासेस पूरे मुल्क में इसी तरह सिस्टम चल रहा था। लेकिन जो इम्तहान है ये तो हुजूर हम सुबह से सुन रहे हैं, लेकिन ये आपने एक डिफरेंट बात बताई कि जो तलबा से आपने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे साथ तलबा नहीं, ये कहीं और से आए हैं, इसमें भी छानबीन होनी चाहिए। और साथ ये भी हुआ है कि वहाँ पर पथराव मीडिया की टीम्स पर भी किया गया है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। HEC के बाहर जो तलबा थे उनके वाले सफरा बताइए, क्या HEC इंतज़ामिया आई यहाँ पर, इनसे बात की है? जी बिल्कुल फैसल, यहाँ 7 घंटे से ज़ायद वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट रहा है। तलबा की जानिब से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। वाइस चांसलर्स की मीटिंग यहाँ पर जारी थी। HEC ने मीटिंग कॉल की थी कि आखिर मसला क्या है, ऑनलाइन क्या हल किया जा सकता है मामला कि ऑनलाइन इम्तहानात ले लिए जाएँ स्टूडेंट्स के। वो किसी नतीजे के बगैर आज मौखर हो गई है, ख़त्म हो गई है। कल दोबारा से मीटिंग होगी। यहाँ पर तलबा काफ़ी देर तक नारेबाजी करते रहे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि तलबा भी 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक ने HEC की बात मान ली कि ठीक है आज हम अपना जो एहतजाज है उसको ख़त्म कर देते हैं, हम कल दोबारा एहतजाज करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरे तलबा थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक हमें इंतज़ामिया ये यकीन दहानी नहीं करवा देती कि हमारे मुतालबात माने जाएंगे या नहीं। फिर खैर ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर शामिल हुई और उन्होंने बच्चों का जो एहतजाज है उसको ख़त्म कर दिया गया। स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई कि अगर ऑनलाइन इम्तहान देने हैं या आपने कैंपस में जाकर इम्तहान देने हैं, अगर आपकी तैयारी होगी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनका ये कहना था कि जी ओपन बुक टेस्ट होगा, ओपन बुक इम्तिहान होगा तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, हम वो अच्छे से इम्तिहान दे सकेंगे। ऑन कैंपस जाएंगे तो जो कंसेप्चुअल इम्तिहान है वो नहीं लिया जाएगा, हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ऑनलाइन में तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन अगर कैंपस में जाके इम्तिहान देंगे तो उसमें हम पास नहीं हो सकेंगे। यूनिवर्सिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने स्टूडेंट्स को हर मुमकिन सूरत में कोशिश की कि उनको अच्छा पढ़ाया जाए, तो अब इम्तिहानात हम ऑनलाइन नहीं ले सकते, इम्तिहानात हम ऑन कैंपस ही लेंगे। सही, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इम्तिहानात हम ऑन कैंपस ही लेंगे, हम इम्तिहानात ऑनलाइन नहीं ले सकते। और अगर तलबा की बात करें तो इस्लामाबाद में तलबा 2 धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। एक धड़ा कहता है कि एहतजाज करेंगे, आज एहतजाज को मौखर कर देते हैं, जबकि दूसरा धड़ा इस बात पर बज़िद है कि नहीं, एहतजाज आज ही होगा। इस वक्त इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में सूरत हाल अबतर होती जा रही है। और यही सदा के ऑनलाइन पढ़ाई तो इम्तिहान भी ऑनलाइन ही देंगे। शहर शहर तलबा का एहतजाज अब जोर पकड़ रहा है। इस्लामाबाद से लेकर फैसलाबाद और मुल्तान तक तलबा और तालिबात सड़कों पर आ गए। घर बैठकर पेपर देने की जिद में पुलिस से डंडे भी खाए। लाहौर में भड़कने वाली चिंगारी फैसलाबाद तक जा पहुंची। फिजिकल एग्जाम्स के खिलाफ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और NFC के तलबा ने शदीद एहतजाज किया। शेखुपुरा और जड़ावाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस हरकत में आई तो बदमाशी दिखाने वाले तलबा को डंडे भी पड़े।
डंडे खाने के बाद तलबा का गुस्सा और बढ़ गया। लैब का डाटा हमें व्हाट्सएप भेजा जा रहा है कि आप कैसे कर लें, कैसे लैब की जाती हैं व्हाट्सएप पे। प्रैक्टिकल हमें ये समझ नहीं समझाते तो हम व्हाट्सएप पे कैसे उनको समझ लें। ये तो मेहरबानी करें, हम पे रहम करें, हम तालब हैं, हम फ्यूचर हैं आपका। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बोले ऑनलाइन तालीम का निज़ाम कबूल नहीं। जो अंदाज़े तालीम था वही अंदाज़े इम्तिहानात अपनाया जाए। टेक्निकल कोर्सेज कभी भी आप ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन मैथ्स नहीं सीख सकते, कैलकुलस आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। अगर हमने सीखनी है ऑनलाइन तो हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 महीने ऑन कैंपस बैठा के पढ़ाया जाए। जब स्टूडेंट को कुछ आता होगा, स्टूडेंट की लर्निंग कर लेंगे आप, तो उसके बाद जाकर आप ऑन कैंपस स्टूडेंट से एग्जाम्स लें। मुल्तान में भी तलबा ने फिजिकल इम्तिहान देने के खिलाफ इंतजामिया को इम्तिहान में डाल दिया। चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जाम ही लिए जाएं हमसे। हम फिजिकल एग्जाम देने के हक में नहीं है, हमें जस्टिस चाहिए, हमें ऑनलाइन एग्जाम ही देने हैं। ऑनलाइन पढ़ाया गया तो हमारे जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन लिए जाए। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तलबा ने वाजे कर दिया कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा मजीद फैला दिया जाएगा। फिजिकल इम्तिहान के खिलाफ यह एहतजाज डेरा गाजी खान तक पहुँच गया है। गाजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी चौक से पैदल मार्च किया और वाइस चांसलर हाउस पहुंचकर धरना दिया। मुजाहिरीन ने वाइस चांसलर के रिहाइश गाह को जाने वाले तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को रुकावटें खड़ी करके बंद करा दिया। तलबा का कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फिजिकल इम्तिहान के फैसले पर नजरसानी ना की तो उनका एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क भर में तलबा सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि हम ऑन कैंपस इम्तिहान नहीं देंगे, जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन ही लिया जाए। और ये एहतजाज डेरा गाजी खान पहुंच चुका है और गाजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी यूनिवर्सिटी चौक से पैदल मार्च किया। कराची की बात करें, राशिद मिन्हास रोड पर डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग करके मियाँ बीवी को ज़ख्मी कर दिया गया। शाहनवाज कादरी से बात करते हैं। शाहनवाज, कब का वाक़या है ये? देखिए, आपसे कुछ देर कबल ये वाक़या पेश आया था जब मियाँ बीवी अपने घर से गुलशन इकबाल पेडल बेरिया ब्लॉक 13 से घर से निकले थे। फिर ये लकी वन मॉल इनको जाना था। इन्होंने रास्ते में एक मनी चेंजर से पैसे भी लिए थे। जैसे ये राशिद मिन्हास वाला ब्रिज चढ़े हैं और सिरागो के करीब पहुंचे हैं तो इनके पीछे 2 मुल्जिमान लगे हैं और उन्होंने पीछे की जानिब से फायर किया है और एक ही फायर किया गया जो मियाँ बीवी को लगा है। पुलिस का ये बताना है कि जो एक फायर किया गया वो मियाँ के जो बाजू के ऊपर लगा वो निकलता हुआ उसकी जो साथ जो बीवी थी उसको टांग की जानिब लगा है। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी की जो शनाख्त है वो तैमूर और फातिमा के नाम से की गई है। पुलिस का ये कहना है कि लगता यही है कि ये डकैती ही की कोशिश है। ताहम जो है बाकी की इंक्वायरी की जा रही है क्योंकि दोनों मियाँ बीवी से कोई लूटमार नहीं की गई। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के टीचिंग अस्पताल में लड़की की लाश छोड़ने वाले दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्काते हमल करने वाले मुलजिमान को भी हिरासत में लेकर पुलिस की तहकीकात जारी हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 23 साला तालबा की हलाकत, लाश छोड़ने वाला दूसरा मुलजिम भी कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम अवैस को पहले से गिरफ्तार मुलजिम उसामा की निशानदही पर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक लड़की का इसकाते हमल करने वाले 2 मुलजिमान को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। पोस्टमार्टम के दौरान लड़की के जिस्म पर तशद्दुद या मज़ाहमत के निशानात नहीं पाए गए। कोई तशद्दुद वगैरह नहीं है इसका, कोई किसी किस्म का जनाब। इसके अभी तफ्तीश जारी है, देखते हैं। गुजरात की तालबा को दानिस्ता तौर पर कत्ल किया गया या मौत किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के नतीजे में हुई, इसका तायुन मुल्जिमान के बयानात और फोरेंसिक रिपोर्ट्स में होगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची के इलाके लाइट हाउस में ताजिर के कत्ल का मुकदमा रिसाला थाने में दर्ज कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बहन भाइयों को बाप की तरह पालने वाला, मोहल्ले में सबके काम आने वाला 40 बरस का दानिश, जिसे गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने मज़ाहमत पर मार डाला। दानिश की वालदा का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे सर पे यूं हाथ फेर के हमेशा जाता था, कल भी गया है इसी तरह, हाथ सर पे हाथ दबा के, सर दबा के। 23 साल हो गया उसके बाप के इंतकाल को, इसने ही संभाला था मेरे साथ अपने बच्चे बहन भाइयों को। दानिश के कत्ल पर उसके घर वाले ही नहीं, अहले मोहल्ला भी अफसुर्दा हैं। फलाही काम ज़्यादा करते थे, सबका ख्याल रखना, ये रखना, बहुत अच्छे इंसान थे और सबके साथ ताउन करके रहते थे और सबको हेल्प करते थे। पुलिस ने दानिश के भाई मोहम्मद एहसान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।
वेलकम बैक। अपना जरगा अपना कानून, चोरों को गोलियां मार दो, जनाजा होगा ना कोई मैयत को हाथ लगाएगा। पेशावर के सिर्फ 30 किलोमीटर दूर जिला खैबर में सिपाह कौम के जरगे ने फैसला सुना दिया। क्या वहां कानून की रिट नहीं है? जानिए सजाद हैदर की रिपोर्ट में। अपना जिरगा अपना कानून। पेशावर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जिला खैबर में जिरगों की रिवायत आज भी बरकरार। बाड़ा के देहात में पुलिस की नहीं, सिपाह कौम की चलती है। जिरगे के फैसले कबीले को मानना पड़ते हैं। ये लोग फिर उठते हैं तो कभी ट्रांसफार्मर तो कभी एक तो कभी बकरी तो कभी, और ये गरीब लोग हैं। आपको पता है कि इनका को हालात ने काफ़ी हद तक मारा हुआ है, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो उनका जरगा हो, ये भी सती जरगा था अपने उस पे। एक माह में चोरी की 25 वारदातें हुई तो पुलिस के बजाय जिरगा बैठ गया। बड़े फैसले हुए, पुलिस को कानों कान खबर न हुई। चोर से पूछगछ नहीं, गोलियां मार दी जाएंगी। अब किसी चोर की नमाज जनाजा अदा नहीं की जाएगी। इलाका मकीन किसी चोर की मैयत को कांधा भी नहीं देंगे। चोर के घर वाले किसी कत्ल का बदला भी नहीं लेंगे। कत्ल की कोई FIR तक दर्ज नहीं होगी। मुकदमा दर्ज हुआ तो अहले इलाका मारने वाले का साथ देंगे। बात यही नहीं रुकती, उसके तमाम घर वालों को भी इलाके से निकाल दिया जाएगा। मस्जिदों से बिट्सिया वगैरह चोरी करते हैं, और इस जरगे में ये फैसला हो चुका है कि अगर किसी ने चोर को मार डाला गोली से या से, उसका न कौम जनाजा करेगा और न इसका खानदान बदला ले सकता है। कोई भी मौली जो भी होगा उस पर पाबंदी होगी कि वो उसका जनाजा ना पढ़े। अगर कोई पढ़ता है और कोई स्टेप उठाता है तो फिर कौम उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे 5 लाख तक। ये फैसला पहला और यही आखिरी है। यहाँ का यही कानून है। और ऐसे में DPO खैबर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि पुलिस की रिट बहाल कर दी है। जी हाँ, जरगे करने वाले और अपने फैसले सुनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग बैठे हैं ज़रूर, और उनकी जो हैसियत है सिपाह कौम में, वो पूरी सिपाह कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि 1 2 3 घर हैं और कुछ दुकानदार हैं जो आपस में बैठे हैं। उन्होंने बैठक की है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुई है। उनके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज की है और इंशाल्लाह उनको जो उनका किया है उनका सज़ा मिलेगी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती ज़ुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, जिस तरह से ये जरगों में फैसले होते हैं, चोरों को गोलियां मार दी जाएं, जनाजा होगा ना कोई मैयत को हाथ लगाएगा, ऐसे जरगों के खिलाफ इस्लाम का क्या हुक्म है? देखें, वाज़ेह तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि चोरी की सज़ा खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दी है। सूरह माइदा आयत नंबर 38 में अल्लाह ने फरमाया, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। चोरी करने वाला मर्द या औरत, उसका हाथ काटा जाएगा और ये फैसला बाइदा कोर्ट होगा। अदालत, कोर्ट, रियासत और हुकूमत का ये काम है कि वो सजाएं नाफिज करे। एक बात तो ये है। दूसरे नंबर पर ये जो जरगा है, इस जरगे के अंदर ये जो फैसला किया गया कि चोर को देखकर गोली मार दो, जनाजा ना पढ़ाओ, बिल्कुल खिलाफ शरीयत बात है। इस्लाम में इस तरह की कोई सजा नहीं है। चोर को गोली मारने की सजा कहीं कुरान और हदीस में नहीं है, ना ही चोर को कत्ल करने की कोई सजा है, और न ही ये बात है कि उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। जब वो कलमा को मुसलमान है तो उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा, उसको कंधा भी किया जाएगा। मुफ्ती साहब, और कदर कलामी की माज़रत, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि लोगों का गम और गुस्सा है। लोग कहते हैं कि इतने अरसे से चोरी हो रही है, लेकिन क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती इसलिए वो अपने हाथ में चीज़ें लेते। एक दूसरी चीज़ ये, यकीनन इस्लाम में कुरान पाक में चोरी की सज़ा मुतय्यन है, लेकिन उससे पहले चोरी साबित भी तो करना ज़रूरी है। क्या हमारे यहाँ के जिरगे साइंसी बुनियादों पर ये फैसले करते हैं कि जी चोरी साबित हो गई है? बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हमारे दौर का, हमारे समाज और सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है। कहीं बन्नी के फैसले हो रहे हैं, कहीं कारी के फैसले हो रहे हैं, कहीं पर मर्द और औरत को कत्ल किए जाने के फैसले हो रहे हैं। जरगे, पंचायतें खुद साख्ता जिस किस्म के जरगे और पंचायतें किए जाते हैं, ये खिलाफ शरीयत और खिलाफ इस्लाम भी है। और जिन 2 पहलुओं की तरफ आपने इशारा किया है, अगर कोई चोरी करने वाला है तो शरई तरीके से उसका सबूत भी चाहिए, और वो सबूत जज के सामने आएगा, अदालत के अंदर आएगा, और उसका बाकायदा पूरा ट्रायल होगा। मुद्दई है, मुद्दा अलह है, बय्यिना है, गवाह है, ये सारे का सारा प्रोसेस चलेगा। लेकिन मैं एक नुक्ते पर जरूर वजाहत करना चाहता हूँ, ये क्यों लोग
قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، کیونکہ ہماری ریاست اور ہماری حکومت اور ہماری پولیس اس سلسلے میں بار بار انتظامی سطح پر شکست اور ناکامی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ چونکہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بار بار یہ جرائم ہوتے ہیں، آخر کیا کریں وہ کہاں کو جائیں؟ ہم اس سے فیل کی اجازت نہیں دے رہے، نہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے کہہ دیا یہ خلاف شریعت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی تو دیکھا جائے انتظامی سطح پر پولیس کی اپنی کارکردگی کیا ہے، قانونی طور پر کارکردگی کیا ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے حکومت کو اپنی کمزوری ختم کرنی چاہیے، ریاست اپنی رٹ قائم کرے اور صحیح شریعت کے مطابق فیصلے نافذ کرے۔ بالکل، بہت شکریہ زبیر صاحب۔ وفاقی کابینہ میں براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیشن بنانے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے 1 مین آرمی تشکیل دے دی۔ کمیشن صرف جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید پر ہی مشتمل ہوگا۔ سارے محل معاملے کی انکوائری کا مینڈیٹ بھی مل گیا۔ عمران خان نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ عوام کے زیر استعمال املاک رہن رکھ کر قرضے نہیں لیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کی بڑی بیٹھک، بڑے فیصلے۔ براڈ شیٹ معاملے پر انکوائری کمیشن صرف جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید پر مشتمل ہوگا۔ وزیر اعظم کا بڑا اعلان، کابینہ ارکان کی 3 ارکان بنانے کی تجویز مسترد۔ کہا 3 رکنی کمیشن کے فیصلوں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی 2 ٹوک کہہ دیا کہ براڈ شیٹ کا معاملہ بہت سیریس ہے، کسی بھی ذمہ دار کو چھوڑیں گے نہیں۔ کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ جسٹس عظمت انکوائری کمیشن کو سرے محل کی تحقیقات کا مینڈیٹ بھی دے دیا۔ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت تشکیل کمیشن اپنی رپورٹ براہ راست وزیر اعظم کو پیش کرے گا۔ اجلاس میں وزارت خزانہ کی F9 پارک گروی رکھنے کی سمری نامنظور۔ وزیر اعظم نے پوچھا ایسی تجویز آئی ہی کیوں؟ عوام کے زیر استعمال پارک گروی نہیں ہونا چاہیے، کچھ گروی رکھنا ہی پڑتا تو وزیر اعظم ہاؤس گروی رکھ دیتے۔ فواد چودھری اور بابر امان نے بھی سمری کی مخالفت کر دی، بولے اشرافیہ کا کلب کیوں نہیں رہن رکھ دیا جاتا۔ کابینہ نے کووڈ ویکسین کی قیمت کے تعین کا اختیار وزارت صحت کو دینے سمیت 17 نکاتی ایجنڈے میں سے بیشتر کی منظوری بھی دے دی۔ اور وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کیس نے یہ ثابت کر دیا کہ کس طرح سیاسی مصلحت کے تحت لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کئی لوگ بعد میں صدر اور وزیر اعظم بھی بن گئے۔ ماضی میں دیے گئے NROs کا کلچر ملک کو بہت پیچھے لے گیا۔ یہ براڈ شیٹ کے کیس نے ثابت کیا کہ کس طرح سیاسی مصلحت کے تحت ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو سودا بازی ہوتی رہی ہے، اس نے اس ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں، پوچھیں گے کہ یہ پیسے کیوں دیے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے کیا تھا، اور جب حکومت پاکستان معاہدہ کرتی ہے تو اس کا پھر لاج رکھنی پڑتی ہے، ورنہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جب کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح اٹیچ کر دیے گئے ہمارے جہاز کو، اسی طرح ہمارے اکاؤنٹس کو بھی اٹیچ کیے جا سکتے تھے اور اس سے چھٹکارا نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ 5000 پاؤنڈز ڈیلی کا ہمیں اس پہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر انصاف ہو تو 3 چیئرمین نیب جیل میں جائیں گے۔ جو ادارہ احتساب کے لیے بنا تھا آج وہ خود قابل احتساب ہے۔ LNG کیس میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی کی قومی احتساب بیورو پر الزامات کی بوچھاڑ۔ کہا پرویز مشرف کا نام بھی براڈ شیٹ میں آتا ہے، نیب ان کا بھی ریمانڈ لے۔ کوئی نیب ہے جس نے 20 سال سے براڈ شیٹ کا کیس کھولا ہوا ہے؟ نیب کا ریکارڈ اگر عوام کے سامنے آئے گا آپ کو سینکڑوں ایسے کیس ملیں گے۔ ان عدالتوں میں جو کیس بن رہے ہیں وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ۔ اگر انصاف ہو 3 نیب چیئرمین جیل میں جاتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا نام آتا ہے، ان کا ریمانڈ لیں۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کا نام آتا ہے۔ براڈ شیٹ کے ایگریمنٹ پر جس کے سگنیچر موجود ہیں، نیب کا پروسیکیوٹر جنرل براڈ شیٹ کا گواہ بنتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عدالتیں کیوں خاموش ہیں؟ جو ایک وزیر اعظم کو ویزے کی بنیاد پر برطرف کرتی ہیں، کیا آج ان کو براڈ شیٹ نظر نہیں آتا؟ اس ملک کا وزیر اعظم جو دعوے کرتا تھا براڈ شیٹ میں کرپشن ہو گئی ہے، $1 ارب کی باتیں کی، آج وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ براڈ شیٹ سے تعلق نہیں ہے تو تمہارے وزیر براڈ شیٹ کے مالکان سے پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ ایک اور سپریم کورٹ کا جج آج براڈ شیٹ کمیشن کا چیئرمین بنا ہے۔ آپ حصے دار ہیں براڈ شیٹ میں، حصے دار منصف نہیں بن سکتے۔
और अब सियासी मैदान का रुख करें तो नून लीग के इजलास में एक और रुकन सूबाई असम्बली नवाज शरीफ के बयानिए से बागी हो गया। राना तारिक ने बयानिए को ज़ाती एजेंडा करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं अब्बास नकवी की ज़बानी। मॉडल टाउन में 21 जनवरी के इजलास में क्या हुआ, तफसील सामने आ गई। एक और लीगी एमपीए ने नवाज शरीफ के बयानिया के साथ चलने से इनकार कर दिया। पीपी 171 से रुकन असम्बली राना तारिक का कहना था कि वो इस एजेंडे को सपोर्ट नहीं कर सकते। जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नून लीग जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इजलास में लीगी क़यादत अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद राना तारिक को मनाने में नाकाम रही। इससे पहले राना सनाउल्लाह वाज़ेह कर चुके हैं, कोई कायद के बयानिए के साथ नहीं तो वो पार्टी में नहीं रह सकता। पार्टी के अंदर कोई भी आदमी अगर पार्टी के बयानिए के साथ या पार्टी कायद के बयानिए के साथ मुतफिक नहीं है तो उसका फिर पार्टी के अंदर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। नून लीग के एमपीएस का एक ग्रुप पहले ही वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें करके इनकी हिमायत का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की लेन देन का 13 साला रिकॉर्ड टूट गया। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रिजवान, क्या चेंजिंग्स हुई हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी देखी गई, 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और जो आज मजबूरी तौर पर शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो 88 करोड़ शेयर से ज्यादा का लेन देन हुआ है एक दिन में और ये 13 साला रिकॉर्ड टूटा है स्टॉक मार्केट में। इसमें रेगुलर मार्केट में 60 करोड़ 32 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और फ्यूचर मार्केट में 28 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। स्टॉक तजियाकारों के हवाले से ये कहना है कि पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल से इन्वेस्टर्स जो है वो मुतमईन है और स्टॉक मार्केट में सरमाया लगा रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने भी सरमायाकारों का एतबार बख्शा है। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। एक ब्रेक के बाद देखिए प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।